आज की जो डिस्कशन है वो है हमारी प्राइमरली वो जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी 9 to 10 मिनट्स की सेफ्टी इन्वेंट्री से रेलेवेंट उसके बारे में। तो उसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो 1 by 1 आप लोग जो है उसे पूछ लें। आप लोगों में से पहले सर वीडियो देखी है किसी ने? जी सर, मैंने अभी देखी यस है। सर, तो देखिए। जी सर। उसमें सर ये जो फॉर्मूलाज है इसमें थोड़ा सा बस वो समझ नहीं आया, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और नॉर्स। अच्छा वो मैं बता देता हूँ। अच्छा मैं आप सबको इसलिए म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप 1 by 1 क्वेश्चन कर लें स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, ठीक है? और जिसे क्वेश्चन करना है दे कैन रेज हैंड, तो फिर उस पर क्वेश्चन अलाउ कर देंगे। ठीक है सर। जी आप अब ऐसा करते हैं, मुनीब का सवाल ये था कि जो फार्मूलाज अब उसमें हैं ख़ास तौर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट उसके हवाले से, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे लेटर इन दिस सब्जेक्ट, लेटर इन दिस वीडियो या नेक्स्ट उसमें। उससे अलावा पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेफ्टी इन्वेंट्री सेफ्टी स्टॉक के, उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? जी उसमें किसी का क्वेश्चन है? सिद्रा आपका कोई क्वेश्चन है उसमें? सर उसमें नहीं है सर, ये आरओपी जो ग्राफ नहीं बनाया हुआ था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही थी। आरओपी के ग्राफ, ठीक है। और असद आपका यार इशू? आरिफ आपको आवाज आ रही? आरिफ को शायद आवाज नहीं आ रही है, आरिफ शायद ज्वाइन करा के भाग गया। जी असद आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, ये थोड़ा सा साइकिल सर्विस लेवल नहीं समझ आया था सर, मैंने पढ़ा है इसका सर, काइंडली थोड़ा सा बता दें सर। ठीक हो गया। हम ऐसा करते हैं एक रिव्यू ले लेते हैं इसका ओवरऑल और देखते हैं उसमें कि सर फार्मूलाज भी बता दें, दोबारा थोड़े फार्मूला समझा दें। ठीक है, फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले यहाँ से हम कॉन्सेप्ट्स इसकी शुरू कर लेते हैं। आप ठीक है जी। आई होप स्क्रीन सबको विजिबल होनी चाहिए इस वक्त। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। पावर यस पॉइंट सर। प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन, राइट? जी यस सर। सर। अच्छा, और ये आप यस सर, विजिबल है। ये भी देख लें, ये मूव भी हो रही है? जी सर। जी सर। ठीक है, जस्ट टू कंफर्म कि ये नाउ बाज़ दफ़ा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होती और इशू होते, तो मैंने कहा पहले हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर लें। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेफ्टी स्टॉक के हवाले से। इम्पॉर्टेंट बात ये है, सेफ्टी स्टॉक आपने वो वीडियो देखी होगी, उससे आपको पता भी चल गया होगा कि जो फोरकास्ट है हमारे पास, हमने पहले फोरकास्ट के चैप्टर में ये बात भी की है कि the forecasts are never accurate, they have margin of error। अब अगर उसमें margin of error है तो that would mean कि if we are anticipating 1000 units per week, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1000 यूनिट से ज्यादा हो वीक्स में, ऐसा भी हो सकता है कि 1000 यूनिट से कम हो। आइडियल सिनेरियो ये अगर हम देखें एरर की बेसिस का, तो वो ये हो सकता है कि आधा टाइम वो 1000 से ज्यादा होगी, हाफ ऑफ द टाइम्स इट वुड बी लेस देन द 1000, द डिमांड वुड बी लेस देन द 1000। लेकिन अगर हमने इससे पहले की सिनेरियोज में जहां हमने ग्राफ वगैरह बनाया था, वहां हमने एक बात की थी और वो ये था सिलसिला एक सेकंड, यस, वो ये था कि हमने कहा था ये एक ग्राफ है और हमने कहा कि 200 पर डे अगर डिमांड है तो 5 डेज में 1000 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम रीफिल कर लेंगे, फिर 1000 यूनिट्स
5 days में खत्म हो जाएंगे, फिर हम रिफिल कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे. This is what we anticipated. और उसमें हमने एक assumption ली थी. The assumption was कि जी डिमांड हमारे पास जो है इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ये डिमांड हमारे पास कंफर्म है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. अच्छा, अब अगर ये डिमांड एक्यूरेट और फ्लक्चुएशन नहीं है तो फिर तो ये बात ठीक है, लेकिन रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता. हमें पता है कि sometimes the demand is higher, sometimes the demand is lower. But if we only keep enough inventory in the stock to satisfy this average demand, तो क्या होगा? तो ये होगा कि half of the times we will be left with more inventories and half of the time we will run out of the inventory या we will be stocked out. स्टॉक आउट का मतलब क्या है? स्टॉक आउट का मतलब ये है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो गई है, कोई कस्टमर आपके पास लेने आया है और अब आपके पास वो सामान या वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है. सो दैट वुड मीन दैट यू आर स्टॉक आउट. ये दो सिनेरियो हमारे पास जो आए हैं, आइदर हमारे पास जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री है या हमारे पास कम इन्वेंट्री है. अगर हमारे पास ज्यादा इन्वेंट्री है तो कोई बड़ा इसका नुकसान नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है और वो है होल्डिंग कॉस्ट. तो हम ये तो कर सकते हैं कि जी डबल जो एवरेज डिमांड है, लेट्स से 1000, उसकी जगह हम 2000 मंगा लें हर हफ्ते और 2000 रख लें अपने पास, लेकिन उससे क्या होगा? होल्डिंग कॉस्ट आएगी. तो इसका मतलब है कि ज्यादा होना भी एक हद तक शायद ठीक है, उससे ज्यादा फिर नुकसानदेह होगा, बिकॉज इट वुड कम विद द कॉस्ट. दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे पास कस्टमर आए हैं और वी डू नॉट हैव द इन्वेंट्री, हम स्टॉक आउट हो चुके हैं. ऐसे सिनेरियो में वी विल लूज आवर कस्टमर, वी विल लूज आवर मार्केट शेयर एंड वी विल कॉज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. अभी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन या कस्टमर माइट शिफ्ट टू अनदर स्टोर. लेट्स से हम रिटेल स्टोर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर रिटेल स्टोर शिफ्ट कर लेगा. लेट्स से हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो वो उसके अगर ऑल्टरनेट्स इजीली अवेलेबल हैं, so the customer would shift to that particular substitute. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एक ऐसा लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखें जहां हम अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड है उसको भी केटर कर सके, और उसके लिए जो स्टॉक हम रखते हैं अपने पास उसे हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक या सेफ्टी इन्वेंट्री. ठीक है जी. सो द इन्वेंट्री कैरिड फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग डिमांड that exceeds the amount forecasted in a given period. So let's say यहाँ हम, अच्छा इसमें given period is significantly important आगे जाके calculations में भी, तो इसलिए इसको आपने खास ख्याल रखना है. कि हम बात ये कर रहे हैं कि जी एक हफ्ते में 1000 की डिमांड है, but sometimes let's say 90% चांसेस या 80% let's say 80% चांसेस ये हैं कि वो डिमांड में 100 का फ्लक्चुएशन आ जाए, यानी वो 900 भी हो सकती है और वो 1100 भी हो सकती है. सो व्हाट वुड वी डू? हम उसके लिए 1100 को केटर करने के लिए, अगर हम कह रहे हैं कि 80% चांसेस हैं कि 1100 हो जाए और हम चाहते हैं कि हम उसको केटर कर लें, तो हम क्या करेंगे? 1100 स्टॉक रखेंगे. वो जो एवरेज से ऊपर 100 का स्टॉक हमने रखा है, जस्ट इन केस द डिमांड एक्सीड्स को केटर करने के लिए, उसे हम सेफ्टी स्टॉक या सेफ्टी इन्वेंट्री कहेंगे. सो अब क्या होगा? हमने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी, लेट्स से इसमें अगर इफ वी डोंट हैव, अच्छा जी चलें आपके लिए बना देते हैं यहीं पे. हमने ये बात की थी, आपको याद होगा अगर एवरेज इन्वेंट्री के हवाले से, कि एवरेज इन्वेंट्री हमने जब कैलकुलेट की थी तो हमने ऐसे कैलकुलेट की थी. हमने कहा था कि जी ये हमारी एक क्वांटिटी है Q, ठीक है, और क्योंकि ये इतने सर्टेन टाइम के अंदर डिप्लीट हो जाती है, फिर हम रीफिल करवाते हैं, फिर डिप्लीट होती है, और इसलिए हमने कहा था Q डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारी क्या है? एवरेज इन्वेंट्री. और ये साइकिल इन्वेंट्री है बेसिकली, और यही एवरेज इन्वेंट्री भी है. ये हमने लास्ट टाइम बात की थी. ठीक है, आपको याद होगा पिछला जो आपने चैप्टर पढ़ा साइकिल इन्वेंट्री वाला, उसमें. लेकिन अब हम यहाँ पे एक और बात कह रहे हैं. वो हम क्या कह रहे हैं? वो हम ये कह रहे हैं
कि आपने अब ये क्वांटिटी पे इक्तिफा नहीं करना, ये तो है आपकी वो क्वांटिटी जो आप कंटिन्यूअसली मूव करा रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपने कोई एक्स्ट्रा भी रखा है। तो हमने यहाँ पे कहा था कि ये जो क्यू है दिस इज 1000, ठीक है। हमने कहा था ये क्यू कितना है 1000, ठीक है। ये राइटिंग का थोड़ा ख्याल कर लेना, मेरे कहने पे ज्यादा जोर देना, ठीक है। हमने कहा कि इससे नीचे आप 100 यूनिट और ले लेंगे सेफ्टी स्टॉक के लिए, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या हो गई 1100 हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने इस जगह पे 100 क्वांटिटी इंसर्ट कर दी। हमने कहा हम 100 ज्यादा ले रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई डिमांड आती है तो हम उसे केटर कर सकते। अब आपके पास क्या हुआ, साइकिल जो है, जो आपका एक रिप्लेनिशमेंट से दूसरी रिप्लेनिशमेंट में चल रहा है, वो तो यही है, ये आपका साइकिल है, ठीक है। जो आपकी, जिसे हम कहते हैं साइकिल इन्वेंट्री, जो आपके हर बार के ऑर्डर के साथ मूव हो रही है। लेकिन जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है वो दो डिमांड्स की तरह में, दो उसके अंदर वो अब पोजीशन है। एक मिनट जी, अच्छा जी, आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना। इशू ये है कि मेरा जो दूसरा लैपटॉप है उसका चार्जर वो हो गया है, और अब मेरे लिए बड़ी परेशानी है। तो अब अच्छा ये तो हाइड हो गया, स्क्रीन को थोड़ा सा देखते हैं। ये अच्छा जी, ये ठीक है। तो अब हमने कहा कि जो आपकी साइकिल इन्वेंट्री है वो एक सर्टेन लेवल तक होके जा रही है, और वो लेवल है ये, ठीक है। ये आपकी साइकिल इन्वेंट्री है, और जो एवरेज इन्वेंट्री है, अब उसके अंदर अपर क्वांटिटी का लेवल ये है, लोअर क्वांटिटी का लेवल ये है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं हो रहा है, यानी ये इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस वाले जो पोर्शन है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो अब जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है उसमें दो कंपोनेंट्स हो गए। एक तो हो गया ये साइकिल इन्वेंट्री का, ठीक है, जिसके लिए हमने कहा था कि जी ये Q/2 है। एक तो हो गया ये साइकिल इन्वेंट्री, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वो हो गया हमारे पास जो हमने कहा कि हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये यहां आ गया कि अब आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी रहेगी। एक तो वो क्वांटिटी जो आप मंगवा रहे हैं और वो साइकिल के अंदर है और उसे रिप्लेनिश करवाते हैं, कस्टमर्स आते हैं, परचेज करते हैं, चले जाते हैं। एक तो आपकी वो वाली इन्वेंट्री है, और एक जो आपने एक्स्ट्रा संभाल के रखी है, जो हमने कहा कि यहाँ नीचे वाला पोर्शन है, जिसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, सेफ्टी स्टॉक। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बन गया एवरेज इन्वेंट्री का वो हो गया Q/2 + SS। रीजन क्या है इसकी रीजन ये है कि पहले हमारे पास सिनेरियो ये था कि हमारा जो डिमांड थी वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही थी। अब हमने कहा फ्लक्चुएट होती है, लेकिन हमेशा तो नहीं होती। तो इसलिए जो नीचे 100 का हमने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा है ये सिर्फ अनएक्सपेक्टेड के लिए रखा है, ऊपर बाकी काम वैसे ही होता रहेगा। यानी हमने 1000 ऑर्डर किए, 1000 बिक गए, फिर 1000 ऑर्डर किए, फिर 1000 बिक गए, फिर 1000 ऑर्डर किए, फिर 1000 बिक गए। सो वो अपने उस पर काम कर रहा है। लेकिन जिस वीक में डिमांड 1000 से ज्यादा आ गई वो हमने ये जो 100 एक्स्ट्रा है इसमें से केटर कर, ठीक है। अभी आपने इस पे नहीं ध्यान देना ज्यादा कि अच्छा अगर हमारे 1100 बिक जाएंगे तो हम कितने ऑर्डर करेंगे, या अगर हमारे 900 बिक जाएंगे तो कितने ऑर्डर करेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ एक बात ये समझनी है कि जो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है वो एवरेज इन्वेंट्री अब क्या किसके इक्वल हो गई है, साइकिल इन्वेंट्री प्लस SS, और SS मींस सेफ्टी स्टॉक। साइकिल इन्वेंट्री आपके पास है Q/2, ठीक है। अच्छा जी, देयर इज अ फंडामेंटल ट्रेड ऑफ, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ठीक है, कि आप सेफ्टी स्टॉक को बढ़ाते जाएं। हमने कहा कि 1100 होंगे, 1100 की जगह आप 2000 मंगा के रख लें, बट दैट वुड कम विद द कॉस्ट।
तो सवाल यहाँ पैदा ये होता है, और अगर आप नहीं मंगाएंगे तो कस्टमर चले जाएंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कितना मंगाना चाहिए, what is the level of safety stock that we are willing to hold, और वो आपका डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर, मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर। So what is the appropriate level of safety inventory and what actions can be taken to improve product availability while reducing safety inventory? सवाल यहाँ ये है, ये जो दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन रेज किया गया है, what actions can be taken to improve product availability while reducing safety inventory? ये जो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, कि कौन से एक्शन लेने चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है जिसके ऊपर आप लोगों ने इस वीडियो को जब मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम्स के ऊपर, तो आपने इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट, अपने वर्ड्स में जो आपका ख्याल है वो आपने कमेंट करना। तो सवाल ये है कि क्यों जरूरी है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करना while reducing safety inventory, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक्शंस क्या होंगे, वो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहला सवाल ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों। अब अगर हमें अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री ढूंढना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि डिमांड में अनसर्टेनिटी कितनी। अगर आपकी डिमांड की जो अनसर्टेनिटी है, आपको यही नहीं पता कि मेरी डिमांड कितना फ्लक्चुएट करेगी, सो हाउ वुड यू बी एबल टू डिटरमाइन सेफ्टी स्टॉक। ये पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए कि आप सेफ्टी स्टॉक मेजर कर लें इसके बगैर कि आपको पता हो कि डिमांड में फ्लक्चुएशन की। तो सबसे पहली चीज तो हमें डिमांड अनसर्टेनिटी मेजर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कितनी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी दैट वी वांट टू इंश्योर। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि कितने लोगों को या कितने परसेंट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यानी 100 लोग अगर हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि देयर इज 100% डिविएशन, 100% फ्लक्चुएशन, तो क्या हमें 100 की 100% फ्लक्चुएशन को कैटर करना है। अब आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि आप यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया रन करते हैं, उसके मैनेजर हैं और आपके पास कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो महीने की जो आपकी या वीक की जो एक 5 डेज की आपकी डिमांड है, वो 5 डेज की डिमांड 100 पर डे के हिसाब से 500। अच्छा, बाज दफा यानी 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि एक दिन में 100 की जगह 110 यानी 110 बॉटल्स की डिमांड आ जाए। तो क्या होगा, अब आपने अगर चाहते हैं कि 80% अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें तो आप क्या करेंगे, आप उसे 110 पे ले जाएंगे स्टॉक। अच्छा, दूसरा चांस ये है कि जी बाकी 20% अनसर्टेनिटी रहेगी। आप ये कहते हैं जी उसमें से भी जो हाफ है यानी जो 10% है उसमें चांसेस होते हैं 15 बॉटल्स के। तो अगर आप चाहते हैं कि 90% इंश्योर करें कि 90% इस प्रोडक्ट अवेलेबल, तो उसके लिए आपको कितने करने पड़ेगी, हर दिन की डिमांड के हिसाब से 115। फिर उसके बाद हम कहते हैं जो बाकी 10% रह गया उसमें से भी जो 5% है उसको चांसेस होते हैं कि आपके पास एक दिन में 130 डिमांड आ जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट 95% अवेलेबिलिटी इंश्योर करे, आप अपने जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं दैट इज 95%, तो उसके लिए आपको 130 प्रोडक्ट्स बॉटल्स रखनी पड़ेगी। और हम कहते हैं कि उसके अलावा 4% ऐसा होता है, जो बाकी 5% में से 4% ऐसा होता है कि 150 की डिमांड आ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर आप 99% प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको कितनी बॉटल्स रखनी पड़ेंगी, 150। और यानी 1% चांस ऐसा होता है कि आपके पास 200 की डिमांड आ जाए। अब आप अगर 100% इंश्योर करना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको 200 बॉटल्स रखनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो 100 एक्स्ट्रा बॉटल्स आप रख रहे हैं 100% अचीव करने के लिए, क्या इसकी कॉस्ट के मुतहम्मिल हो सकते हैं आप? डू यू हैव इनफ स्पेस, इनफ स्टोरेज टू स्टोर 100 एक्स्ट्रा बॉटल्स? ये वो सवाल है जिसे आपको देख के फिर फैसला लेना पड़ता है और फिर आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है जी हम 90%, 95% यानी अगर हम
30 बोतलें एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो इट्स नॉट अ बर्डन ऑन अस, उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो हफ्ते में हो सकता है एक दिन ऐसा हो। यानी अगर हम कह रहे हैं कि देयर इज हार्डली 10% चांसेस, तो इसका मतलब है कि हफ्ते में एक दिन ही ऐसा चांस आ सकता है कि आपके पास 130 की डिमांड आए, लेकिन आपको कैरी करना पड़ेगा वो 5 डेज के लिए, विच इज रियली हार्ड। ठीक है, या हम आपके सवाल ले लेते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। सर जो आपने कहा था कि क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं, वो क्वेश्चन रिपीट कर दें जो वीडियो के हमने वो तो जब कमेंट आप पे देखो, आंसर बात सुनो ना, ये तो वीडियो अपलोडेड पड़ी होगी ना, जब आप वीडियो दोबारा देखोगे तो उसके अंदर वो आ जाएगा, उसको पॉज करना, दोबारा 3 बार चलाना। सवाल ये था कि इम्पोर्टेंट क्यों है कि आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को भी ज्यादा करें और सेफ्टी इन्वेंट्री को भी लो करें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सवाल था वैसे। ठीक होगी। और किसी का नहीं, कोई... लेकिन ये सर एक बात करनी थी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर हम लोग को फिर तो कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यार देखो, बात अगर तो हम यही बात कर रहे हैं कि अब आपने ये देखना है ना, अब कैफेटेरिया वाले को अगर आप कहते हो कि 200 बोतलें रखनी है, वो कहता है भाई एक फ्रिज रखने की जगह नहीं है, उस फ्रिज में मुश्किल में 110 बोतलें रखता हूँ और उसके साथ पानी की 40 बोतलें रखनी होती हैं। अब अगर मैं 150 बोतलें रख लूंगा पेप्सी की है वट एवर ब्रांड की, तो फिर पानी की स्टोरेज खत्म करनी पड़ेगी या मुझे एक्स्ट्रा फ्रिज रखना पड़ेगा, उस फ्रिज की अपनी एक्वायरिंग कॉस्ट, तमाम चीजें। तो जब आप जिस बिजनेस में, मैं इसलिए बिल्कुल डिस्क्रीट या बिल्कुल माइक्रो लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उससे रिलेट कर सकें और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब इस जगह पे आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आप इतनी होल्डिंग कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? आप उस डिसीजन को नहीं लेंगे। लेकिन अगर यही आपके पास बॉटल वाला आपको कहता है जी आप 100 रखने, फ्रिज भी हम दे देंगे, स्पेस भी हम दे देंगे, ये भी, पॉइंट ये है भी बिजनेस में आप होते हैं, जो आपका सिनेरियो है वहां आपने उस चीज को इवेल्युएट करना है। जहां हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें जिन्हें आपने कंसिडर करना है। ठीक है, डिसीजन हो सकता है कि अगर आप 8 बंदे 8 डिफरेंट कंपनीज में हैं तो 8 के 8 डिफरेंट डिसीजन लें, बट दैट वुड बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन ऑर्गेनाइजेशंस, सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस। ठीक है, हर एक की अपनी कंडीशन है। आपके पास कैपेसिटी है नहीं है, आपके पास पैसे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं है, आपके पास होल्डिंग पे कॉस्ट बेयर करने के हैं या नहीं है, या आपका कस्टमर इतना स्ट्रांग है कि वहां आप ये नहीं, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि जी अगर मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट के बावजूद अगर मैंने कॉस्ट इसको एक्स्ट्रा नहीं रखा सामान, तो हमारा कस्टमर भाग जाएगा और फिर दोबारा एक्वायर करने का चांस ही नहीं होगा। तो ये तमाम चीजें देखनी है। हम जिस कैफे की बात कर रहे हैं, अगर आपको वहां एक दिन बोतल नहीं मिली, आप तो कैफे नहीं जाएंगे बिकॉज आपके पास अल्टरनेट कोई है नहीं, अवेलेबल नहीं है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मार्केट, लेट्स से कॉमसेट्स का जो कैफेटेरिया है, वहां पे 8-10 वेंडर, डिफरेंट वेंडर बैठे, एंड यू अंडरस्टैंड कि जी अगर मेरे पास बोतल नहीं मिलेगी, वो दूसरे के पास चले जाएगा, वहीं खड़ा होगा, वहां से चिप्स भी लेगा, फिर वहीं से सिगरेट भी लेगा, फिर वहीं से ये भी लेगा, फिर वहां से वो भी लेगा, वो तमाम वहां पे खोल के वहीं बंद कर देगा, तो मेरे पास से भाग जाएगा। तो वहां प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक के लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो आपने अपनी जिस भी कंपनी में आप होंगे, जिस भी सिनेरियो को आप एनालाइज कर रहे होंगे, ये फैक्टर दिमाग में रखना है और उस कंडीशंस के अंदर इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी भट्ट साहब, ठीक है सर, ठीक। तो भट्ट साहब रोजे पूरे जा रहे हैं या निकाले कोई पकोड़े भी फर्ज सर हैं, गर्व है, रोटी फर्ज है? नहीं सर, पूरे ही जा रहे हैं सर अभी तक। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आसानी फरमाए आगे भी सबके लिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। जी सर। अच्छा जी, देन रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज। रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज क्या होती है? रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज का आगे हम ऐसे डिस्कस भी करेंगे इसको डिटेल में। रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप देख अपनी इन्वेंट्री में किस वक्त रीऑर्डर करेंगे, यानी रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा आपका, कौन सी वो वक्त होगा जब आप रीऑर्डर करेंगे, लीड टाइम आपका कितना है, उसके मुताबिक आप कितना ऑर्डर करेंगे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होगी, क्या अपनी इन्वेंट्री को कंटिन्यूअसली देखना है, कैसे देखना है, ये तमाम चीजें रिप्लेनिशमेंट पॉलिसीज में। साइकिल सर्विस लेवल इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप में से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था। साइकिल सर्विस लेवल या और जो फिल रेट है,
इसका मतलब यह है कि एक बार एक साइकिल में जो इन्वेंट्री आप मंगाते हैं उस इन्वेंट्री से कितने % डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक साइकिल में आपके पास 100 यूनिट आपने मंगाए हैं और वो 100 यूनिट से आपने 100 की लोगों की डिमांड थी, उसमें आप लोगों ने 80 की डिमांड केटर कर दी उस क्वांटिटी से। जो बाकी 20 लोग आए उनको आप केटर नहीं कर सके। अब आपका फिल रेट क्या हो गया 80%, सर्विस लेवल क्या हो गया 80%। तो आपका डिजायर्ड सर्विस लेवल क्या है और आपका एक्चुअल सर्विस लेवल क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। डिजायर्ड सर्विस लेवल है, आप चाहते हैं कि 100% केटर करें, एक्चुअल सर्विस लेवल 70% है, फिर इसका मतलब गैप है। आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी अपनी रिप्लेनिशमेंट पॉलिसी, जिसकी वजह से साइकिल सर्विस लेवल आपका एस्टेब्लिश होगा। ठीक है जी। फिर है इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसको आगे ये आपके लिए वैसे ही सवाल दिया हुआ यही वाला कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और अनसर्टेनिटी क्या सेफ्टी इन्वेंट्री का क्या ताल्लुक है, वो आप लोग वैसे बता देंगे। माशाल्लाह पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी ऐसा ना हो नाराज हो के पर कोई नया काम कर ले मेरे लिए। अच्छा जी, appropriate level of safety inventory is determined by supply or demand uncertainty and desired level of product availability. सप्लाई और डिमांड अनसर्टेनिटी, तो अब इसका मतलब वो हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, और दो तरह की अनसर्टेनिटीज हैं यहाँ पे। सप्लाई में भी आ सकती है और डिमांड में भी आ सकती है। सप्लाईज की अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? सप्लाईज की अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आप एक बार 100 यूनिट ऑर्डर करते हैं और आपको पता है कि ये 100 यूनिट संडे की रात को डिलीवर हो जाएंगे, मंडे को आप दुकान खोलेंगे तो इन्वेंट्री फिल्ड होगी। लेकिन वो क्या वो हर बार संडे की रात को डिलीवर हो जाते हैं या डिले आता है उसमें? क्या हर बार 100 यूनिट आते हैं या कभी कम कभी ज्यादा हो जाते हैं? क्या हर बार 100 यूनिट अनडैमेज्ड आ जाते हैं, पूरी क्वालिटी के हिसाब से भी ठीक होते हैं, या 100 में से आपको कुछ चीजें डैमेज होती हैं या क्वालिटी पे पूरी नहीं उतरती, वापस करनी पड़ती हैं, तो सुबह आपके जो इन्वेंट्री का लेवल है 100 की जगह कुछ और हो जाता है। तो ये आपकी सप्लाई साइड की अनसर्टेनिटी। इन अनसर्टेनिटीज की कई वजूहत हो सकती हैं। गाड़ी का खराब होना, ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी इशू होना, कंपनी के एंड पे कोई इशू होना, किसी किस्म का डिले आना, पावर ब्रेकेज, ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान पहुंच जाना चीजों को, ये तमाम चीजें सप्लाई अनसर्टेनिटी कॉज कर सकती हैं। दूसरी चीज है डिमांड अनसर्टेनिटी। डिमांड अनसर्टेनिटी ये है कि जो आप कस्टमर हैं आपका, जो हमने पहले भी बात की, कस्टमर कितना फ्लक्चुएट करता है, आपके ऑर्डर्स कितना फ्लक्चुएट करते हैं। नॉर्मली ये डिपेंड करते हैं, डिमांड अनसर्टेनिटी आपके प्रमोशनल कैंपेन्स पे अफेक्ट करती हैं, समटाइम्स आपके प्रोडक्ट की नेचर के मुताबिक डिजाइन्स पे, कंपेटिटर्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी डिमांड सर्टेन होती है। ठीक। और दूसरी बात ये कि आपका डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या है, जिसपे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके। अच्छा जी, एक मिनट प्यारे बच्चों। हाँ जी, अच्छा जी, हायर लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री। सीधी सी बात है कि जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी आपको लिए फिर सेफ्टी इन्वेंट्री के लिए भी आपको ज्यादा जाना पड़ेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए। और जितना ज्यादा आप डिजायर्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या इशू क्रिएट होगा? हाई सेफ्टी इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी और अल्टीमेटली उसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी कैसे बढ़ रही है सेफ्टी इन्वेंट्री रखने से? सवाल ये, हमने अभी एग्जांपल ली कि 5 दिनों में से एक दिन चांस है कि 130 बोतलें बिके। तो इसका मतलब आप अनसर्टन है कि 5 दिनों में से कौन सा दिन होगा जिस दिन 130 बोतलें बिकेंगी। तो आपको अब 5 के 5 दिन 130 की क्वांटिटी मेंटेन करनी है, ये आपके लिए अनसर्टन सिचुएशन। लेकिन अगर आपको पता हो 50% चांस हो, तो अब आपको पता है कि 5 दिन है तो 2 दिनों में एक दफा तो बिकेगी लाजमी, और 5 दिनों में 2 या 3 दिन तो बिकेगी लाजमी। तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, डिमांड अनसर्टेनिटी। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, वो वीडियो से रेलेवेंट एक दो चीजें क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम इसको आगे ये सारी डिटेल्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी किए हुए, हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ये थे कि उन्होंने जी फार्मूला के हवाले से, फार्मूला हम आगे देखेंगे भी, जी स्कोर के हवाले से सवाल थे कि हम कैसे निकालते हैं जी स्कोर। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं कि अगर हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिमांड, तो उसमें क्या लेवल ऑफ जो स्टैंडर्ड डिविएशन के हवाले से हम साइकिल सर्विस लेवल लेते हैं, तो क्या व्हाट लेवल ऑफ डिविएशन हम वो कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं।
इसके लिए जो इस वीडियो में फॉर्मूला, वैसे तो जी टेबल भी यूज हो सकता है, इस फॉर्मूले में जो तरीकेकार, सॉरी वीडियो में जो तरीकेकार इख्तियार किया गया है, दैट इज थ्रू एक्सेल। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ शायद ये। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने लगाया, देखें जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको सर्टेन वैल्यूज चाहिए जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, इस वक्त अभी तक आपके लिए इतना ही जरूरी है, ठीक है, इससे ज्यादा आप डिटेल में फिलहाल ना जाए। ये फॉर्मूला हमने लगाना है प्रोबेबिलिटी, हम कितने परसेंट, क्या व्हाट लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी हम चाह रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो है जहाँ जो हमने कहा था कि जी 90% सर्विस लेवल चाहिए या 80% या व्हाटएवर, हमने कहा जी ये हमें चाहिए 0.90। ठीक है जी, अब यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक फुली डिविएशन है वो 1 है, और उसका जो मीन, जो आप स्टैंडर्ड डिविएशन का ग्राफ देखते हैं वो उसमें वीडियो में समझाया भी है, वो 0 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, इस वैल्यू को फिर उस फॉर्मूले में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस वक्त आप लोग सिर्फ ये काम करें कि इस वक्त इसको वीडियो में एक बार देख के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज को अगेन दोबारा से करेंगे, तो फिर इसके ऊपर इसकी रीजनिंग को भी डिस्कस कर लेंगे कैसा क्यों किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास तकरीबन अल्लाह भला करे तो कोई 1 मिनट का टाइम रह गया, लेस देन 1 मिनट। सवाल ले लेते हैं जल्दी से अगर कोई सवाल है, अदरवाइज फिर ये है कि अभी इसको खत्म करते हैं, 6:15 होने वाले हैं और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, थोड़ा देर रह गई है। तो फिर इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियो है इसकी मैं MBA मॉर्निंग वालों के साथ बनाऊंगा और उसे फिर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोग भी देख लीजिएगा, उसमें आप लोग के ये सवाल भी हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। जी कोई सवाल है तो पूछिए। सर मेरा सवाल है एग्जाम से रिलेटेड, आपने कुछ डिसाइड किया है अभी तक? एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है मेरी जान, एग्जाम का कोई पता नहीं, अल्लाह जानता है, हमारे पास कोई इत्ला नहीं है अभी तक। यार पढ़ने के लिए सीखो, क्या जो भी एग्जाम आएगा तुम्हें आता होगा कर लेना, अल्लाह खैर सलाह, तुम्हें क्या करना है उसके एग्जाम। सर फिर भी वो पता हो ना तो थोड़ी तसल्ली रहती है, उस हिसाब से बंदा चलता है। किस हिसाब से तुमने चलना है, तुम्हें क्या ग्रेड चाहिए बताओ।